हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था। लास्ट वीडियो जो था हमारा वो वेपर प्रेशर के टॉपिक के बारे में था। सॉल्यूशन चैप्टर में वेपर प्रेशर के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते क्या है। वेपर प्रेशर का कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टीज whose values depend on number of particles किसके? particles of solute। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पर जिनकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं उन्हें कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, अच्छा, तो किस चीज पर डिपेंड नहीं करेंगी? नेचर ऑफ पार्टिकल पर। नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती हैं। नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे मान लिया कि जैसे कोई सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, कोई सॉल्यूशन अगर बनाया जा रहा है तो जनरली ये देखा गया है कि प्योर सॉल्वेंट की स्टेट में, प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर लीजिए, वाटर में आप क्या करिए, कुछ इंप्योरिटीज मिला दीजिए, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। थोड़ा सा और उसमें सॉल्यूट मिला दीजिए तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा और बढ़ जाता है, थोड़ा और सॉल्यूट मिला दीजिए थोड़ा और बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम सॉल्यूट उसमें मिलाते जाते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाता है। तो ये जो इंक्रीमेंट है बॉइलिंग पॉइंट में, ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? ये हमारा डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। क्या सॉल्यूट मिलाया गया है, कौन सा सॉल्यूट मिलाया गया है, उस पर ये बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट है वो डिपेंड नहीं करता है। कितना सॉल्यूट मिलाया गया है उस पर डिपेंड करता है जो ये बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हो रही है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट है इसको हम क्या कह सकते हैं? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें पढ़ना है। टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हमें जानना है। उन 4 में से 2 पर बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, न्यूमेरिकल आता है। सबसे पहले क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव एक एक करके सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा है जो अभी हमने एग्जांपल दिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है फ्रीजिंग पॉइंट पे भी जो है थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही। जब बॉइलिंग पॉइंट पर असर पड़ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट पर भी किसी भी सॉल्यूशन में असर पड़ता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर फ्रीजिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है। फ्रीजिंग पॉइंट में यहां पर कमी देखने को मिलती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, आज इस ऑस्मोटिक प्रेशर पर थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक अलग से वीडियो पड़ेगा हमारा जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटेल में बताया जाएगा, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको बताए जाएंगे। तो ये 4 हमारी मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर, नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, नाम से क्या लग रहा है? वेपर प्रेशर में थोड़ी सी कमी आएगी, बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कम होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग आगे अभी डिस्कस करते हैं। तो यही मेन हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको समझना है तो वेपर प्रेशर का कंसेप्ट आपको जिस वीडियो में बताया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उस वीडियो का पूरा लिंक है, उसमें वेपर प्रेशर को पूरा डीपली जाकर के समझाया गया कि क्या होता है वेपर प्रेशर। ठीक, अच्छा, हम बात करते हैं प्योर सॉल्वेंट की। प्योर सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है। ठीक, प्योर सॉल्वेंट है हमारा, ये प्योर सॉल्वेंट मतलब आप सपोज कर लीजिए कि इस कंटेनर में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर मिलाया गया है या कोई भी सॉल्वेंट इसमें मिलाया गया है। इसमें कोई भी सॉल्वेंट हमारा मिला दिया गया, सॉल्वेंट है।
अब इस सॉल्वेंट के ऊपर कोई कंटेनर है, इसको क्लोज कर दिया गया। सो सॉल्वेंट के ऊपर जो हमारी वेपर बनेगी वो इसी प्योर सॉल्वेंट की बनेगी, जो वेपर बनेगी वो इसी प्योर सॉल्वेंट की बनेगी। सीधी सी बात है, जो वेपर बनेगी वो इसी प्योर सॉल्वेंट की वेपर बनेगी और वही बस वेपर प्रेशर लगाएगी इसके ऊपर। अब क्या करिए, इसमें थोड़ा सा हम मिला देते हैं कोई भी सॉल्यूट, कोई सॉल्यूट मिलाया गया। और ध्यान रहे सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। सॉल्यूट कैसा होना चाहिए? नॉन वॉलेटाइल कोई सॉल्यूट इसमें मिला दिया गया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर मिला देंगे हम तो होगा क्या कि वेपर फेज में जो अब कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन है वेपर फेज में, वो कंसंट्रेशन अब थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, अब उतने ज्यादा पार्टिकल हमारे वेपर फेज में नहीं पहुंचते हैं। जब वेपर फेज में नहीं पहुंचेंगे तो वेपर प्रेशर भी नहीं अप्लाई करेंगे। तो यहां से हमें देखने को मिलती है वेपर प्रेशर में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। तो हमने सपोज किया था लास्ट वीडियो में कि वेपर प्रेशर, सपोज कर लीजिए कि वेपर प्रेशर हमारा प्योर सॉल्वेंट का, ध्यान से सुनिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट सपोज किया था हमारा, क्या था, पी नॉट था। ठीक, अब इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल कोई सॉल्यूट मिला दिया गया, स्मॉल अमाउंट, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया जाता है, स्मॉल अमाउंट में कोई सॉल्यूट मिला दिया गया, तो इसके वेपर प्रेशर में जो कमी आई है, वेपर प्रेशर में कमी आई है, वो कम होकर के जो वेपर प्रेशर हमारा लग रहा है वो लग रहा है पी। ठीक, तो जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब जितना कमी आई है वेपर प्रेशर में, हम लोग लिख सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी, ये इतनी कमी है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी से। डेल्टा पी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कह सकते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू, मतलब डिफरेंस इन प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, माइनस जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो ये हमारा जो डिफरेंस है यही हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है अभी बताया जाएगा। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब डिफरेंस इन वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट माइनस ई। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। राउल्ट्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, राउल्ट्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर हम कह सकते हैं, राउल्ट्स लॉ था क्या, राउल्ट्स लॉ ये था कि जो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था पी, या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था, वो किस चीज पर डिपेंड करता था, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और पी को हम लिख सकते हैं पी नॉट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता था हमारा, पी नॉट ए एक्स ए। ये राउल्ट्स लॉ, ये हमारा स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट राउल्ट्स लॉ का है फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ओके, अच्छा, राउल्ट्स लॉ के भी दो स्टेटमेंट है, वॉलेटाइल के लिए अलग है, नॉन वॉलेटाइल के लिए अलग है। और ये हम किस तरह का सॉल्यूशन ले रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन ले रहे हैं। अब यहां से P की वैल्यू अगर यहां पर रखा जाए तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, डेल्टा P इज इक्वल टू, अब P की वैल्यू यहां से रख दीजिए, P नॉट माइनस, P की जगह रख देंगे P नॉट ए, P नॉट ए एक्स ए, डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट ए कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस एक्स ए। ठीक, डेल्टा P इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स ए, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्लास 11th में भी पढ़ा था। ठीक है, और इस साल 12th में भी सॉल्यूशन में शुरुआत में ही कंसंट्रेशन के मेजरमेंट में दिया गया है कि 1 माइनस एक्स ए को हम लिख सकते हैं एक्स बी, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, उनका सम कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर 1 माइनस एक्स ए को हम लिख सकते हैं एक्स बी। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक, इतना करने के बाद हम देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सा इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा और अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट
ए, ठीक, इज इक्वल टू XB. XB मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो इस कंडीशन को एज्यूम करेंगे कि अगर हमारा जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट मिलाया गया बहुत स्मॉल अमाउंट, मतलब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन. अच्छा, XB को अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? XB को P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XB को सिंप्लीफाई करेंगे Na अपॉन Na प्लस NB, NB अपॉन Na प्लस NB. ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. अगर हम लोग NB का अमाउंट बहुत कम रखे Na से, जो कि हम रखेंगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से अगर बहुत कम रहे, ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स अगर कम रहे तो हम क्या कर सकते हैं? इसको निगलेक्ट कर सकते हैं. P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू NB अपॉन Na. अच्छा, NB अपॉन Na को WB, NB क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट MB, और Na क्या हो जाएगा आपका? WA, और इसके नीचे Ma आएगा, ऊपर चला जाएगा Ma. और सिंप्लीफाई करने पर हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा, जिस फॉर्मूले पर आपको न्यूमेरिकल NCERT में कम से कम 5 या 6 मिल जाएंगे, और उन्हीं 5-6 में से बोर्ड एग्जाम में आपके आता है. तो ये हमारा पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किस चीज का? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है क्या चीज? फिर से सुन लीजिए. जब भी कोई प्योर सॉल्वेंट लिया जाता है तो प्योर सॉल्वेंट का जो हमारा वेपर प्रेशर है वो फिक्स है, ठीक है, वो मैक्सिमम होता है P नॉट A. अब उसमें अगर हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में थोड़ी सी कमी आ जाती है. अब उतनी वेपर नहीं बन पाती है जितनी पहले बननी चाहिए थी. पहले हमारा 100% सॉल्वेंट वेपर बना रहा था, अब क्या है? अब उसका फ्रैक्शन थोड़ा सा कम हो गया है, तो वेपर थोड़ी सी कम बनेगी. वेपर थोड़ी कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम होगा, और वही वेपर प्रेशर हम लोगों ने यहाँ पर मेजर किया है, और उसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. और इसी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से ही हम आगे की 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करेंगे. इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, या नोट कर सकते हैं. तो इस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के एक्सप्रेशन के बाद बाकी 3 हम ग्राफ से समझ लेंगे, इजी हो जाता है, ठीक. सेकेंड और थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अब इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पहले समझने से पहले देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. बॉइलिंग पॉइंट की आपने एक डेफिनेशन पहले पढ़ी होगी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये तो हो गया फिजिकल स्टेट चेंज होने के टर्म में डेफिनेशन. लेकिन हम चूंकि वेपर प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस पर ध्यान से सुनिएगा. होता क्या है मेन कंसेप्ट, जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है, ध्यान से देखिएगा. हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. ध्यान से देखिएगा, इस कंटेनर में हमने पार्टिकल्स रखे हैं. मॉलिक्यूल्स की क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी. जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो और ज्यादा वेपर फेज में आ जाते हैं, और ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में आ जाएंगे, और ज्यादा वेपर बनाएंगे. फिर वेपर प्रेशर भी हमारा बढ़ जाता है, और वेपर प्रेशर टेम्परेचर के कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी क्लोज कंटेनर में. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं हमारा वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाता है, ठीक. अब जैसे प्रेशर कुकर का ही एग्जांपल लीजिए. प्रेशर कुकर में जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे अंदर का प्रेशर भी बढ़ता जाता है कि नहीं. सेम वही कंसेप्ट है आपका कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगी तो ज्यादा से ज्यादा वेपर प्रेशर भी लगता है. यानी कि टेम्परेचर बढ़ाते गए
वेपर प्रेशर बढ़ता गया। टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, वेपर प्रेशर बढ़ते 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 एक कंडीशन आती है जब वेपर प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। और जब वेपर प्रेशर हमारा इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसी समय हमारा लिक्विड वेपर फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हमारा कोई भी लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, हमारा लिक्विड वेपर फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसको एक ग्राफ से समझते हैं। इसको एक ग्राफ से समझते हैं। ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर क्या रखते हैं? यहां पर हम रखते हैं टेम्परेचर, यहां पर रखा जाए टेम्परेचर, और यहां पर रखते हैं वाई एक्सिस पर रखते हैं वेपर प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ तो शुरुआत में रहेगा ही, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, हम उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ते 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 बढ़ते, और यहां पर ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है जिसको हम कहते हैं P0A, ठीक है। ये हमारा वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, जिसे क्या कहेंगे हम, P0A कहा जाता है, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाए, वेपर प्रेशर बढ़ते 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 एक स्टेट में पहुंचा जिसको कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी प्रेशर वाले एक्सेस पर ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी ऊपर लिखे हैं। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पहुंचता है, अब ये हमारा एटमॉस्फेयर में ही जाना शुरू कर देता है। जो भी हमारा लिक्विड है वो एटमॉस्फेयर में जाना शुरू कर देता है, मतलब अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर देता है, ठीक। अब इसमें हमने मिला दिया थोड़ा सा सोल्यूट। जब थोड़ा सा सोल्यूट मिला देंगे तो जो हमारा P0A था, ध्यान से देखिएगा, यही की पॉइंट है। जब हमने इसमें थोड़ा सा सोल्यूट मिलाया तो ये P0A क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, यानी कि ग्राफ हमारा कहां से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा। और इस ग्राफ में यानी कि ये अब ऐसे हम लोग बढ़ाते जाते हैं, अगर ये किस चीज का हो गया हमारा, ये हो गया सॉल्यूशन का, और ये हो गया हमारा ग्राफ प्योर सॉल्वेंट का, ठीक। ये हमारा ग्राफ हो गया प्योर सॉल्वेंट का, ये हमारा हो जाएगा P, ठीक। और यही जो डिफरेंस है यही हमारा P0A माइनस P, जो अभी हम लोगों ने 10 मिनट पहले देखा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में, ठीक है। अब इस ग्राफ की हेल्प से, अब इस ग्राफ को नीचे लेकर के यहां आएंगे तो यहां पर जो टेम्परेचर होगा हम लोग इसको बोल देते हैं TB, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जा रहा है, दैट मीन्स लिक्विड हमारा बॉयल करना शुरू कर दे रहा है, ठीक है। जब इसमें हमने सॉल्यूट मिलाया, ग्राफ नीचे से स्टार्ट हुआ, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल इसको लेकर के जाते हैं तो उस समय हमारा जो अब टेम्परेचर है इसको बोल देते हैं T-B। अब ये T-B क्या है, TB से ज्यादा है कि नहीं है, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट में हमारे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन देखने को मिल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ गया। तो ग्राफ से ये चीज प्रूफ हो जा रही है कि जब वेपर प्रेशर हमारा कम हो जाता है, जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सॉल्यूशन का बढ़ जाता है। सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट मिलाएंगे सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। अच्छा, जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे वेपर प्रेशर उतना कम होगा, ठीक। यानी कि यही थिकनेस क्या बता रही है, ये थिकनेस बता रही है कि हमने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलाया है, और ये थिकनेस बढ़ेगी तो ये थिकनेस भी बढ़ेगी, और ये थिकनेस बढ़ा, ये बता रहा है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, इसमें कितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाया गया है और यहां पर देख रहे हैं कितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है। यानी कि ये थिकनेस बढ़ाएंगे तो ये भी थिकनेस हमारी बढ़ेगी। इसको हम लोग डेल्टा TB कह सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB। और यही डेल्टा TB क्या है हमारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अच्छा, अब यहां से इस ग्राफ से भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो डेल्टा TB है, डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कितना पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इसमें मिलाया गया है। अब देखो,
जनरली कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के सबसे ज्यादा जो आपके फेमस तरीके वो दो हैं, एक मोलर कंसंट्रेशन और एक मोलल कंसंट्रेशन। ठीक, एक मोलर कंसंट्रेशन और एक मोलल कंसंट्रेशन। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, यहां पर हम क्या लेंगे, मोलैलिटी लेते हैं, मोलर कंसंट्रेशन की जगह मोलल कंसंट्रेशन लेते हैं। ठीक, अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। एक हिंट आपको दे देता हूं कि जहां पर भी टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा वहां हम लोग मोलर कंसंट्रेशन नहीं ले सकते। ठीक है, जहां पर टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा वो उसको हम लोग वहां पर मोलर कंसंट्रेशन नहीं ले सकते, कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। इसी चीज का सटीक आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्यों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और इसके बाद का जो टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पर भी टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा। तो जहां जहां जिस टॉपिक में टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है वहां पर मोलर कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन को कंसीडर करते हैं। ठीक, इसका आंसर आप दे दीजिएगा। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, इसीलिए कहा जाता है कि मोलर कंसंट्रेशन इज बेटर वे टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और किससे बेटर है, मोलर कंसंट्रेशन से, के बी मोलैलिटी। ये हमारा सिंपल सा एक्सप्रेशन। अच्छा, केबी का नाम होता है कुछ, केबी का क्या नाम होता है, केबी का नाम होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या का नाम होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका एक और नाम होता है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, दोनों आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं हम लोग केबी को। अच्छा, यहां से केबी की अगर यूनिट निकालना हो, हर सॉल्वेंट के लिए, हर लिक्विड के लिए इस केबी की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, और केबी आपका जो केबी की वैल्यू है वो हर न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। ठीक है, आप अगर इनऑर्गेनिक अगर आपका कोई सॉल्यूट रहता है तो जनरली वाटर में ही हम लोग उसको डिसॉल्व करते हैं, तो केबी ऑफ वाटर दिया रहेगा, या फिर अगर ऑर्गेनिक कोई सॉल्यूशन लेते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में हमारा क्या दिया रहेगा, बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, यही एज अ सॉल्वेंट हम लोग जनरली यूज करेंगे। ठीक, अच्छा इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करना चाहें हम तो डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी। ठीक, के बी, एक मिनट जरा इसकी यूनिट पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, केबी की यूनिट पर डिस्कशन कर लें। यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। केबी क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा टीबी अपॉन मोलैलिटी, डेल्टा टीबी अपॉन मोलैलिटी, मोलैलिटी यहां नीचे आ जाएगा। ये अब टेम्परेचर का यूनिट क्या हो गया, केल्विन। मोल पर केजी होता है तो केजी पर आ जाएगा आपका इनवर्स, और मोल का इनवर्स हट जाता है, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, आप हाँ सर, केजी का इनवर्स हट जाएगा और मोल पर इनवर्स आ जाता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, इस मोलैलिटी का जो यूनिट होता है मोल पर केजी, नीचे आ गया यहाँ डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। ये किसकी यूनिट हो गई, केबी की यूनिट हो गई। ठीक, अच्छा अब इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं जिस पर हम न्यूमेरिकल लगा सकें। ठीक है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी का फॉर्मूला WB दैट मींस वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन MB मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू नीचे क्या रहेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। याद रहे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ए मींस सॉल्वेंट, बी मींस सॉल्यूट, और अगर ये किलोग्राम में है तो ऊपर आ जाएगा 1000। ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है किस चीज का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आता ही आता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आता है इसमें, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है।
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। ओके, वेपर प्रेशर से ही इसको समझते हैं। ये हमारा ग्राफ है। ओके, इसके पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे। यहां पर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ली जाती है, ध्यान से सुनिएगा। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ये लेते हैं हम, यहां पर शायद वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड को थोड़ा सा कंसीडर करें, जबकि सॉलिड में कोई वेपर होती ही नहीं है, सॉलिड की तो कोई वेपर होती नहीं है, फिर भी हमें एक यहाँ पर एजम्पशन लेना पड़ेगा कि सॉलिड स्टेट में क्या वेपर प्रेशर होगी। ध्यान से देखिए, यहां पर हम रखते हैं टेम्परेचर और यहां पर रखते हैं वेपर प्रेशर। किसी सॉल्वेंट का हमने क्या किया, टेम्परेचर कम करना शुरू किया और टेम्परेचर कम करते गए वेपर प्रेशर कम होता जाएगा और एक स्टेट ऐसी आएगी जब उसका जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर उसका सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, वो सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर के इक्वल, इसको हम एज्यूम कर रहे हैं। क्यों एज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि सॉलिड स्टेट में कोई वेपर होती ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसको एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो वेपर प्रेशर जिससे जैसे ही कम होगा कोई भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक थ्रेशोल्ड वेपर प्रेशर हम कह सकते हैं, एक लिमिटेड या लिमिट ऑफ वेपर प्रेशर कह सकते हैं कि उस लिमिट के बाद वो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी लिक्विड वेपर बनाना छोड़ देगा या लिक्विड स्टेट से किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, TF, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, दैट मींस यहां पर सॉल्वेंट है, बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड मतलब उसी सब्सटेंस के लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर के बराबर अगर सॉलिड स्टेट का, उसी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर हो जाए तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें मिला दिया जाए सॉल्वेंट में थोड़ा सा सोल्यूट मिला दिया गया तो वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, तो ग्राफ हमारा थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक, और ये आ जाएगा यहां तक, ये आ जाएगा हमारा यहां तक, और इसको हम क्या कह सकते हैं, T-F, और इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा TF। यही जो डेल्टा TF है, यही जो डिफरेंस है। अब देखिए इसमें पीछे की तरफ आया, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमें इस ग्राफ से पूरा स्पष्ट हो जा रहा है कि अच्छा, डेल्टा TF किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, सेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जैसे। ये हमारा सॉल्यूशन का है, ये थिकनेस बढ़ेगी तो ये थिकनेस बढ़ेगी, ये थिकनेस बढ़ेगी, ये थिकनेस बढ़ेगी। अच्छा, ये थिकनेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना सॉल्यूट उसमें मिलाया गया है, क्योंकि जितना सॉल्यूट मिलाएंगे वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, ग्राफ उतना ही नीचे से स्टार्ट होगा और उतना ही पहले आकर के खत्म होगा और उतना ही डिफरेंस ये बढ़ जाएगा, और जितना डिफरेंस ये बढ़ेगा और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF is also directly proportional to the molality, small m, molality of that solution। ठीक है, सेम तरीके से इसको डेल्टा TF is equal to KF, small m is molality। KF का क्या नाम हो जाएगा, यूनिट सेम होगी, केल्विन kg पर मोल। KF को हम लोग बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यूनिट सेम है, केल्विन kg पर मोल। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मोलैलिटी WB/MB
WA और यहां पर हो जाएगा 1000। अच्छा, WA किस में? किलोग्राम में। ओके, ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जिस पर न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि आगे नोट्स बनाने में काम आएगा। अब इसके बाद हमारा लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट जो हमारा टॉपिक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उस पर थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल कम आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर पर थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल थोड़े से कम आते हैं। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर? ध्यान से देखते हैं। एक कंटेनर लेकर के इसको समझते हैं। एक कंटेनर लिया गया, इस कंटेनर को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, बीच में लगा देते हैं एक यहां पर वॉल। अच्छा, वॉल किस चीज के लगाते हैं? वॉल लगाते हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ऐसा मेम्ब्रेन, ऐसी झिल्ली जो क्या करे, अपने अंदर से एक पार्ट को बाहर जाने दे, एक पार्ट को रोक दे। जैसे चाय छानते हैं, चाय में जो छन्नी होती है जिससे चाय को छाना जाता है, उसमें क्या होता है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कह सकते हैं बिहेव करती है। वो सिर्फ चाय को नीचे जाने देगा और क्या करेगा, जो भी सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस है या सबस्ट्रेट है उसको ऊपर रोक देगा, तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। उसी तरह की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहां पर लगा देते हैं। ठीक, यहां पर हम लोग रखते हैं प्योर सॉल्वेंट। इसको बोलते हैं ए साइड। ओके, जो लेफ्ट साइड है उसको क्या बोलेंगे? ए साइड। और यहां पर हम लोग बी साइड में कुछ और रख देते हैं। बी साइड में रखते हैं सॉल्यूशन। इसमें हमारे कई तरह के पार्टिकल्स हैं। मतलब इसमें क्या है, हमारा सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। ये है हमारा बी साइड। राइट साइड वाला क्या है? बी साइड। लेफ्ट साइड क्या है? ए साइड। ओके, ए साइड में सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है और बी साइड में सॉल्यूशन है। मतलब सॉल्वेंट के साथ कुछ इंप्योरिटीज भी मिलाई गई हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग एक चीज जानते हैं कि कोई भी चीज जब फ्लो करती है तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करेगी। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिधर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उधर से वो उस तरफ जाएगी जिस तरफ उसकी कंसंट्रेशन कम है। ओके, जिस तरफ उसका अमाउंट कम है। यहां पर सॉल्यूशन के फेज में अगर देखेंगे तो इधर कंसंट्रेशन आपको ज्यादा नजर आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। लेकिन सिर्फ अगर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो यहां पर 100% सॉल्वेंट है और यहां 100% से कम सॉल्वेंट है। ध्यान से सुनिएगा, सॉल्वेंट ए की तरफ ज्यादा कंसंट्रेटेड है बी के तरफ के कंपैरिजन में, क्योंकि इधर 100% प्योर सॉल्वेंट है और बी की तरफ हमारा प्योर सॉल्वेंट नहीं, उसमें कुछ इंप्योरिटीज भी मिलाई गई हैं। ठीक, तो अब जब मूवमेंट की बारी है, अच्छा मूव कौन करेगा? मूव सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स करते हैं,
क्योंकि क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज और सॉल्वेंट के पार्टिकल की साइज का कंपैरिजन करेंगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल की साइज हमेशा सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज से कम होती है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको अपने अंदर से जाने की इजाजत देगा? जिसकी साइज कम होगी, यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल की साइज कम होगी, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को बोलेगा कि भैया हमारे अंदर से आप निकल सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स की साइज ज्यादा है, वो हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से नहीं निकल पाएगा। तो मूवमेंट किसका होगा? मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का होगा। ध्यान से सुनिएगा, मूवमेंट किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा। अब हमें यह देखना है ए से बी की तरफ होगा या बी से ए की तरफ। ठीक, कंसंट्रेशन किसकी तरफ ज्यादा है? सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट मतलब किस तरफ ज्यादा कंसंट्रेटेड है? ए की तरफ। बी की तरफ कम है, तो मूवमेंट कहां से कहां तक होगा? ए से बी की तरफ होगा। मूवमेंट हमेशा ए से बी की तरफ होगा। किसका? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो ए से बी की तरफ होगा और इस मूवमेंट को एक नाम दिया जाता है। इसी मूवमेंट को बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस कहा जाता है। ऑस्मोसिस कौन सा प्रोसेस हो गया? ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, यहां पर अगर आपको यह अजीब लग रहा है कि लोअर से हायर की तरफ कैसे जा रहा है, वो जो लोअर कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन की मैं बता रहा हूं, बट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सॉल्वेंट इधर ज्यादा कंसंट्रेटेड है। मूवमेंट हायर टू लोअर ही हो रहा है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन हम लोग जब भी बात करते हैं मेजर करने की तो वो हम लोग किसकी देखते हैं? पूरे सॉल्यूशन की देखते हैं। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ओके, अभी हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं आया है टॉपिक, इसी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया यहां पर हम एक पिस्टन लगाते हैं। पिस्टन आप जानते होंगे जहां से प्रेशर अप्लाई किया जाता है। एक 11th में आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में, इंजन में, हीट इंजन में। एक पिस्टन लगाते हैं। अब पिस्टन पे आप इस तरफ एक प्रेशर लगाइए। पिस्टन से अगर इस तरफ आप एक प्रेशर लगाते हैं तो ये जो मूवमेंट है, जैसे प्रेशर लगाएंगे तो इस तरफ का जो मूवमेंट है फ्रॉम ए टू बी, इस मूवमेंट पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये जो मूवमेंट है इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी इधर से अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो। ठीक, आप प्रेशर लगाते जाइए, मूवमेंट की स्पीड कम होती जाएगी। आप प्रेशर और लगाइए, मूवमेंट की स्पीड और कम हो जाएगी। ठीक, आप प्रेशर को बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दीजिए कि मूवमेंट ही रुक जाए। उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि यहां से स्पष्ट हो जा रहा है ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जिस मिनिमम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जिस मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर की जरूरत पड़ती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसे पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जितना ज्यादा पाई लगाएंगे मूवमेंट उतना ज्यादा हमारा स्लो होगा और एक समय ऐसा आएगा कि मूवमेंट हमारा रुक जाएगा। और जिस समय वो मूवमेंट रुक जाएगा उस समय जो प्रेशर लगा रहे होंगे उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? उसी प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। पर यहां पर भी हम रुकते नहीं हैं। यहां पर अगर हम प्रेशर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से और ज्यादा बढ़ा दें, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा का प्रेशर यहां लगा दें तो जो मूवमेंट हमारा फ्रॉम ए टू बी हो रहा था अब क्या हो जाएगा? बी टू ए होने लगेगा। यानी कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस पूरी तरह से रिवर्स हो जाएगा। ठीक, यानी कि अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जो प्रेशर लगा रहे हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, उस प्रेशर को हम क्या करें? और बढ़ा दें। किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से और ज्यादा बढ़ा दें तो जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है और उसी को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि RO। यानी कि इफ द प्रेशर अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर देन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस गेट रिवर्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसी प्रिंसिपल पर हमारा जो RO फिल्टर होता है, ठीक है, जो RO फिल्टर होता है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे पावर ऑन करते हैं तो क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा का प्रेशर किस तरफ लगता है? जो आपका टैप वाटर होता है। टैप वाटर उस RO मशीन में जाता है। टैप वाटर उस RO मशीन में गया, ये रहा हमारा टैप वाटर। ठीक, स्विच ऑन किया,
प्रेशर इस पर लगने लगा, और प्रेशर जब लगेगा तो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पूरी तरह से जो साफ पानी होता है उस इस तरफ आ जाता है, B2A की तरफ आ जाता है, और जितने भी पार्टिकल्स और गंदगी और इंप्योरिटीज रहती हैं वो हमारी इस तरफ ही रह जाती हैं, और यहाँ पर हमें प्योर वाटर, हमें आरओ का पीने को मिल जाता है। ठीक है, अच्छा उसमें क्या होता है कि कुछ मिनरल्स भी हमारे इस तरफ रह जाते हैं, तो इस तरह से जो पानी मिलता है उसको डीमिनरलाइज्ड वाटर भी कह सकते हैं। ठीक है, डीमिनरलाइज्ड वाटर भी कहा जाता है अगर आरओ में कोई और मिनरल ना मिला हो तो ये हमारा हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे हम। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि ये जो हमारा प्रोसेस है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, इस डायग्राम से ही हमें समझ में आ जा रहा है। ठीक है, डायग्राम से ही समझ में आ जा रहा है कि जितना ज्यादा हम इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट मिलाएंगे उतना ही अमाउंट ऑफ प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जो अप्लाइड प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का अमाउंट बढ़ता जाएगा जितनी ज्यादा इंप्योरिटीज होंगी। ध्यान से सुनिएगा, जितना गंदा पानी साफ करने में उतनी ज्यादा मेहनत, उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक उसी तरह से हमारा क्या हो जाता है, ये कंसंट्रेशन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, पर इसको समझने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं वंडर वॉल इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रेशर आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं P इज इक्वल टू या PV इज इक्वल टू nRT, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आइडियल गैस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू nRT, और यहाँ पर P को हम क्या लिख सकते हैं, N/VRT। ठीक, अच्छा क्या इसमें इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर का नाम भी लिया गया कि इस टेम्परेचर पर, या टेम्परेचर घटा रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है? टेम्परेचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, तो यहां पर P इज इक्वल टू N/V, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी है कि नहीं? ठीक, मोलैरिटी कैपिटल M है, कैपिटल M, मोलैरिटी MRT, P इज इक्वल टू MRT हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, वेयर M इज मोलर कंसंट्रेशन, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सारी चीजें लिख दी जा रही हैं। यहां पर क्या करेंगे, हम P को रिप्लेस कर देंगे किससे, पाई से। ठीक है, P को रिप्लेस करेंगे पाई से, और M को लिख देंगे यहां पर C। क्यों C लिखेंगे, यहां पर मोलैरिटी की जगह पर सिंपली हम क्या रख देंगे, कंसंट्रेशन। ठीक, तो यहां से रिप्लेस कर देंगे जब हम, तो हो जाएगा पाई इज इक्वल टू CRT। अच्छा, रिप्लेस करने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, P पाई हो गया है, M C हो गया है, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, C इज कंसंट्रेशन, किस टाइप की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन, यहां मोलैरिटी रखने का कोई तुक नहीं है क्योंकि यहां पर टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन, बस और कुछ नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता दिया जाए आपको। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता दी जाएंगे कि कहां कहां आपने इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को जनरली देखा है। ठीक है, आप लोगों के घर में जब भी अचार बनता है, कच्चे आम का जब भी अचार बनाया जाता है तो उसे हल्दी और नमक के, ध्यान से सुनिएगा, हल्दी और नमक के सॉल्यूशन में डाल करके छत पर सुखाने के लिए रख दिया जाता है 2 से 3 दिन के लिए। ऐसा क्यों करते हैं, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज करिए कि ये आपका एक अचार का टुकड़ा है, ठीक है, ये आपके आम का एक छोटा सा टुकड़ा है, थोड़ा बड़ा बना देंगे, ये आपके आम का एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक, जब कच्चा आम लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारा कुछ जो लिक्विड स्टेट में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसके अंदर रहता है। जब हम नमक और हल्दी का एक मिक्सचर एक कंटेनर में रख करके उसमें इसको रख देते हैं, ठीक है,
हल्दी और नमक का मिक्सचर लेते हैं और उस कंटेनर में इसको रख देते हैं। तो नमक क्या होता है, नमक को कहा जाता है जो कॉमन सॉल्ट है हमारा, डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर से, हमारे एटमॉस्फेयर से वो वाटर एब्जॉर्ब करके, हमारे एटमॉस्फेयर से वो वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या होता है, जिसको बोलते हैं पसीजना, पसीजने लगता है और एक सॉल्यूशन बना लेता है। एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब किया, हल्दी है उसके पास, नमक है, तो तीनों को मिला करके एक सॉल्यूशन बना लेता है, जहां पर कंसंट्रेशन हमारे सरफेस पर क्या हो जाती है, सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। अंदर जो भी हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अंदर जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। मतलब आम के अंदर से सरफेस पर जो भी वाटर के पार्टिकल्स रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जब अंदर से पानी बाहर की तरफ आने लगता है तो जो आम का टुकड़ा आपने रखा रहता है उस आम के टुकड़े का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। जो इतना बड़ा आम का टुकड़ा रखे रहते हैं, जब वो अचार बनता है तो वो इतना छोटा सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर का भी जो भी हमारा लिक्विड है वो पूरी तरह से बाहर आ गया। इवन अगर 2 दिन बाद छत पे जाकर के आप उस आम को हटाते हो, ठीक है, उस आम को हटाते हो तो आपको वो सॉल्यूशन जो आम के अंदर का पानी बाहर निकला हुआ है वो सॉल्यूशन पीले रंग का आपको दिखाई देगा, ठीक है। वो आपको दिखाई देता है कि जो भी आम के अंदर का पानी बाहर निकला हुआ है। तो ये प्रोसेस हमारा ऑस्मोसिस का ही प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, आप किशमिश, छोटे छोटे किशमिश लीजिए, किशमिश को रात भर पानी में भिगो करके छोड़ दीजिए। अब ये हमारा किशमिश है, ठीक है, इस तरह से किशमिश रहता है। अंदर क्या है हमारा, बहुत ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, अंदर गाढ़ा शुगर सॉल्यूशन होता है किशमिश के अंदर, बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन है। पानी में रखते हैं तो लोअर हमारा कंसंट्रेशन बाहर की तरफ है, तो बाहर से अंदर की तरफ पानी जाना शुरू कर देता है किशमिश में, और रात भर में ये किशमिश हमारा फूल करके इतना बड़ा ये गोल सा बन जाता है, ठीक है। अंगूर की तरह किशमिश हमारा फूल जाता है। क्यों? क्योंकि रात भर पानी क्या हुआ है, ऑस्मोसिस करके इस किशमिश के अंदर चला गया है। तो ये हमारे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थे जहां पर हमें डेली लाइफ में ऑस्मोसिस का प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी ऑस्मोसिस पर एक बड़ा वीडियो जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस के बारे में बताया गया, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताया गया है, आगे जो है कुछ दिन बाद उसको अपलोड किया जाएगा। तो ये हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इस सॉल्यूशन से और बोर्ड से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक